क्या हालचाल है? आ जाइए। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा। आगे बोल बैठिए। हाँ, हाँ, इतने क्वेश्चन है? इतने बताए थे? कम ही बताए थे क्या? नहीं बताए थे? बहुत ज्यादा नहीं हुआ? हाँ, थोड़ी बस। एक नंबर का आंसर बैठ जाइए। एंशियंट और मेडिवल का है, मॉडर्न का लाए। मॉडर्न आएगा। ठीक है, जब खत्म हो जाएगा तो मेडिवल भी, मॉडर्न भी आ जाएगा। क्या जी, है कि नहीं? मॉडर्न भी आएगा। ठीक है, घबराइए नहीं, सब चीज आएगा। आइए, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन किस? गुलाम वंश को ममलुक वंश किसने नाम दिया? हबीबुल्लाह ने। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1200। दास वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अरे गुलाम वंश का ये, दास वंश का ये क्या बात ना है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे कुरान खां कहा जाता? हाय, कुतुबुद्दीन लाख बख्श। कुतुबुद्दीन गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक। नागभट्ट प्रथम। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तेबरनियर शाहजहां मोट के मस्जिद का निर्माण। सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ। सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ। सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ। चलिए दीजिए थोड़ा कॉपी। ऐबक बता रहे थे ना। वैवाहिक नीति के तहत याल्दोज कुवाचा को मिला लिया। लाहौर को राजधानी बनाया। कुरान का अच्छा ज्ञाता था। लाख बख्श कहा जाता था। बस इतना ही हुआ है। चलिए ठीक है, यहां से आगे कंटिन्यू हो जाते हैं। समझिएगा आप चीजों को। यहां से कमेंट हटा दीजिए अब। तो हम लोग जो है बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। देखिए, दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ कर दिए हैं। दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ कर दिए हैं और दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करके दिल्ली सल्तनत में जो सर्वप्रथम गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया था, उस गुलाम वंश को पढ़ना भी हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। और उस गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, जो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। ऐबक अपना दिनचर्या कुरान की भांति सजाया हुआ था, जिस वजह से उसे कुरान खां कहा जाता है। दान लाखों में दिया करता था, जिस वजह से उसे लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने उत्तराधिकारी के युद्ध की चुनौतियों को वैवाहिक नीति के तहत सुलझाया और फिर लाहौर को राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया। यह सब बात पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे और साथ ही साथ जो है हम आपको लिखा भी दिए थे। अब यहां से आगे हम लोगों को बढ़ना है, समझना है चीजों को। आपको जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था और हमेशा ऐबक यही दिखलाने और जतलाने का प्रयास किया कि नहीं, हम तो मोहम्मद गौरी के गुलाम हैं, हम कोई सुल्तान नहीं है।
उन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, कभी भी सुल्तान की उपाधि उन्होंने धारण नहीं किया, बल्कि अपने आप को मलिक और सिपह सलार, मलिक और सिपह सलार की उपाधि से अपने आप को संतुष्ट रखा। मलिक और सिपह सलार, सिपह सलार। देखिए अब कहिएगा मलिक और सिपह सलार किसे कहा जाता था? जब आप दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह बात स्पष्ट होगा, लेकिन जानकारी के लिए आप जानिए कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो बड़े सेनापति होते थे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो बड़े सेनापति होते थे, उस बड़े सेनापति को मलिक या सिपह सलार कहा जाता था। तो सेनापति होता था, मलिक या सिपह सलार जो है सेनापति होता था, सर्वोच्च सेनापति, ऊंचा सेनापति, बड़ा सेनापति होता था। तो कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि अपने आप को मलिक या सिपह सलार की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने नाम से सिक्का भी जारी नहीं किया, अपने नाम से सिक्का भी जारी नहीं किया, और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। देखिए जो सुल्तान होता था वो अपने नाम का नमाज अदा करवाता था, अपने नाम से नमाज अदा करवाता था, इसी को खुतबा कहा जाता था। अपने नाम का उन्होंने खुतबा भी नहीं पढ़वाया। ऐबक बड़ी साहसी था। ऐबक को निसापुर, निसापुर जगह का नाम है, निसापुर जगह का नाम है। ऐबक को निसापुर के काजी ने, निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कुकी ने दास के तौर पर खरीदा, गुलाम के तौर पर खरीदा। इस बात को ध्यान से आप सुनिएगा। ऐबक को निसापुर मध्य एशिया में पड़ता है, निसापुर मध्य एशिया में पड़ता है। ऐबक को निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कुकी ने एक गुलाम के तौर पर खरीदा, पैसा देकर उसको खरीद लिया। और मध्यकाल में गुलाम या दास को जो पैसा देकर खरीदा जाता था उसे सैनिक सेवा में शामिल किया जाता था। मध्यकाल में अगर सुल्तान या कोई व्यक्ति किसी को खरीदता था तो उसको अपनी सैन्य सेवा में शामिल कर लेता था। तो जब अब्दुल अजीज कुकी ने ऐबक को खरीदा तो उसे अपनी सैन्य सेवा में शामिल कर लिया। और ऐबक बहुत साहसी था, जबरदस्त तीरंदाज हुआ करता था। उसके तीर से जब वान निकल जाता था, जिसको टारगेट करता था उसका ओम नामा स्वाहा करके लौटता था उसका तीर। जबरदस्त तीरंदाज था। कौन? तो ऐबक। बड़ी योग्य था, साहसी था, तीरंदाज था। तो ऐबक के योग्यता के कारण, ऐबक की दूरदर्शिता के कारण ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना में शामिल किया। और मोहम्मद गौरी जो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ रहा था, उसमें ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ था, ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ था। और जब 1206 में मोहम्मद गौरी का निधन हुआ तो भारत में जितने भी क्षेत्रों को मोहम्मद गौरी ने जीता था, भारत में जितने भी क्षेत्रों को मोहम्मद गौरी ने जीता था, उन तमाम क्षेत्रों को संगठित करके वहां ऐबक ने अपने शासन की स्थापना किया। और ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाए रखा, लाहौर फारसी संस्कृति का केंद्र बना रहा। और ऐबक
विद्वानों को संरक्षण देता था। ऐबक के दरबार में ताज उल मासिर साहित्य के रचयिता हसन निजामी, ताज उल मासिर साहित्य है, इस साहित्य के रचयिता हसन निजामी थे। हसन निजामी ऐबक के दरबार में रहता था। हसन निजामी ऐबक के दरबार में रहता था और ऐबक विद्वानों का ही संरक्षक नहीं था, बल्कि ऐबक स्थापत्य कला में भी उनकी रुचि थी। स्थापत्य कला में भी उनकी रुचि थी, यानी भवन सब बनाने में भी उनकी रुचि थी। भवन सब बनाने में भी उनकी रुचि थी, ऐबक की रुचि हुआ करती थी। ऐबक ने ही भारत में सर्वप्रथम मस्जिद बनवाया। ऐबक ने ही भारत में सर्वप्रथम मीनार बनवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हुआ करते थे बख्तियार काकी, जो कि चिश्ती परंपरा के संत थे। बख्तियार काकी चिश्ती परंपरा के संत थे। ऐबक अपने गुरु बख्तियार काकी के सम्मान में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखा। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखा। और ऐबक उस कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन 1 मंजिल बनते बनते ऐबक का निधन हो गया। ऐबक का निधन हो गया और ऐबक का निधन 1210 में हुआ। ऐबक 1210 में अपनी राजधानी लाहौर में, ऐबक 1210 ईस्वी में अपनी राजधानी लाहौर में चौगान खेल रहा था। चौगान, पोलो, घोड़ा पर बैठकर हॉकी स्टिक से बॉल को मारा जाता है, इसी को चौगान या पोलो कहा जाता है। तो चौगान या पोलो खेल ऐबक खेल रहे थे घोड़ा पर बैठकर। और उसी दौरान ऐबक घोड़ा से गिर पड़े और घोड़ा उनके शरीर पर चढ़ गया और ऐबक बुरी तरह घायल हुए। और फिर 1210 में उनका लाहौर में ही निधन हो गया और उन्हें लाहौर में ही दफना दिया गया। उनका मकबरा लाहौर में ही है। तो ऐबक कुतुब मीनार का मात्र 1 मंजिल बनवा पाया, लेकिन उसका सपना था 4 मंजिला बनाने का। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना। ऐबक का उत्तराधिकारी उसका बेटा आराम शाह बना। और आराम शाह के विषय में कहा जाता है 1210 से 1211, 1210 से 1211, 1210 से 1211, लगभग 8 माह तक आराम शाह ने शासन किया। अयोग्य था और उनकी अयोग्यता का फायदा ऐबक का दामाद उठाया। ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। ऐबक अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से करवाया था, यानी ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आराम शाह की अयोग्यता का फायदा उठाया और दिल्ली के जड नामक स्थान पर आराम शाह को मार दिया और इल्तुतमिश ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। और इल्तुतमिश जब शासक बना तो इल्तुतमिश के भी गुरु बख्तियार काकी ही हुआ करते थे। ऐबक और इल्तुतमिश दोनों के गुरु बख्तियार काकी ही थे। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया, अर्थात 4 मंजिला बनवाया, अर्थात 3 और मंजिल जोड़ा। और इस प्रकार कुतुब मीनार 4 मंजिला बना। लेकिन जब आगे चलकर दिल्ली सल्तनत में शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार पर बिजली गिरा। ठनका, ठनका समझते हैं उसको, देहाती भाषा में ठनका कहा जाता है। बिजली गिरा और जब बिजली गिरा तो 4था मंजिल ध्वस्त हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने 4थे मंजिल का पुनर्निर्माण किया और उसमें एक और मंजिल जोड़ दिया, 5 मंजिला जोड़ दिया।
5 मंजिला भी जोड़ दिया। यानी कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी, उसके निर्माण कार्य को पूरा अर्थात 4 मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाया। जब कुतुब मीनार का चौथा मंजिल ध्वस्त हुआ तो उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और उसमें 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ा। और कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 237 फीट है। कुछ स्रोत में 237 फीट, कुछ स्रोत में 234 फीट। दृष्टि पब्लिकेशन के बुक को पढ़ेंगे तो 237 फीट, अन्य बुक को पढ़ेंगे तो 234 फीट आपको नजर आएगा। जैसे लुसेंट में 234 फीट आपको नजर आएगा। और जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार ऐबक किस मीनार से प्रेरित होकर बनाना शुरू किया था? तो अफगानिस्तान में एगो मीनार था, जाम की मीनार। अफगानिस्तान में एगो मीनार था, जाम की मीनार। अफगानिस्तान के जाम के मीनार से प्रेरित होकर ही, अफगानिस्तान के जाम के मीनार से प्रेरित होकर ही कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। और कुतुब मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और इस पर कुरान की आयतें उद्धृत है। यानी कुरान की कुछ बातों को इस पर लिख दिया गया, कुरान की कुछ बातों को इस पर लिख दिया गया है। यह तो कुतुब मीनार की बात हुई। लेकिन ऐबक ने कुतुब मीनार के साथ साथ दिल्ली में मस्जिद सब बनवाया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भारत में स्थापत्य कला का जनक ऐबक को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान ऐबक हुआ जो मकबरा मस्जिद सब का निर्माण करना शुरू किया, मस्जिद सब का निर्माण करना शुरू किया अर्थात स्थापत्य कला की शुरुआत की। ऐबक ने दिल्ली में जैन मंदिर को तुड़वा दिया और वहां पर मस्जिद बनवाया। ऐबक ने दिल्ली में जैन मंदिर को तुड़वा कर जो वहां पर मस्जिद बनवाया, वो मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहलाता है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहलाता है। और फिर ऐबक ने राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन में एगो मस्जिद बनवाया, 2.5 दिन में एगो मस्जिद बनवाया, जिस कारण उस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया, जो कि राजस्थान के अजमेर में है, जो कि राजस्थान के अजमेर में है। ये सब ऐबक के द्वारा बनवाए गए थे। स्थापत्य कला में रुचि के वजह से उन्होंने इन तमाम मस्जिदों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा बनाए गए मस्जिद कहीं ना कहीं यह दिखलाता है कि उनकी रुचि स्थापत्य कला में थी। अब यहां तक पहले चीजों को लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए जल्दी। लिखिए, लिखिएगा, स्टार मार के लिखते जाइएगा। ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि उन्होंने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा। बल्कि उन्होंने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा। बल्कि उन्होंने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही
ऐबक कभी भी, ऐबक कभी भी, चलिए लिखाना शुरू किए हैं, लिखिए। ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। फिर से लिखिएगा, ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि उन्होंने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा। बल्कि उन्होंने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा। बल्कि उन्होंने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा। बल्कि उन्होंने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा। बल्कि उन्होंने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, ऐबक ने कभी भी अपने नाम का सिक्का जारी नहीं किया। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का सिक्का जारी नहीं किया। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का सिक्का जारी नहीं किया और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। 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 खुतबा ऐसे लिखा जाता, खुतबा पढ़वाया। ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऐबक के दरबार में हसन निजामी जैसे विद्वान रहते थे। ऐबक के दरबार में हसन निजामी जैसे विद्वान रहते थे। ऐबक के दरबार में हसन निजामी जैसे विद्वान रहते थे। हसन निजामी जैसे विद्वान रहते थे। ऐबक के दरबार में हसन निजामी जैसे विद्वान रहते थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ, ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ, ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ, ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा था। ऐबक को सर्वप्रथम, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक को सर्वप्रथम, ऐबक को सर्वप्रथम, ऐबक को सर्वप्रथम निसापुर के काजी, निसापुर के काजी, निसापुर, निसापुर, निसापुर के काजी, काजी अब्दुल अजीज कुकी, अब्दुल अजीज कुकी, ऐबक को सर्वप्रथम निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कुकी, ऐबक को सर्वप्रथम निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कुकी ने अपना गुलाम बनाया, ने
अपना गुलाम बनाया, अपना गुलाम बनाया, अपना गुलाम बनाया, अपना गुलाम बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक को भारत में, ऐबक को भारत में, ऐबक को भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का, ऐबक को भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का, ऐबक को भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का, ऐबक को भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। ऐबक को भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। ऐबक को भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। ऐबक को भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक ने, ऐबक ने, ऐबक ने दिल्ली में, ऐबक ने दिल्ली में, ऐबक ने दिल्ली में जैन मंदिर के स्थान पर, ऐबक ने दिल्ली में जैन मंदिर के स्थान पर, ऐबक ने दिल्ली में जैन मंदिर के स्थान पर, ऐबक ने दिल्ली में जैन मंदिर के स्थान पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, बोर्ड पे लिख रहे हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक ने राजस्थान के अजमेर में, 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 राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन के भीतर, 2.5 दिन के भीतर, 2.5 दिन के भीतर एक मस्जिद बनवाया, 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 जिसे 2.5 दिन के भीतर एक मस्जिद बनवाया, जिसे 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 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा जाता है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा जाता है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा जाता है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा जाता है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा जाता है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा जाता है। फुल स्टॉप। आगे आगे हेडिंग मारिएगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। यह दिल्ली में स्थित, यह दिल्ली में स्थित, हेडिंग मारिएगा कुतुब मीनार और डैश देकर, यह दिल्ली में स्थित, यह दिल्ली में स्थित, यह दिल्ली में स्थित विश्व के ऊंची मीनारों में से एक है, यह दिल्ली में स्थित विश्व के ऊंची मीनारों में से एक है, यह दिल्ली में स्थित विश्व के ऊंची मीनारों में से एक है, यह दिल्ली में स्थित विश्व के ऊंची मीनारों में से एक है, एक है, एक है,
यह मीनार अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर बनाया गया है। यह मीनार अफगानिस्तान के जाम मीनार यह मीनार अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर बनाया गया है। यह मीनार अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस मीनार में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस मीनार में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस मीनार में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस मीनार में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। फुल स्टॉप। बख्तियार काकी के स्मृति में एक मिनट चिश्ती संप्रदाय के संत बख्तियार काकी लिख लीजिए। चिश्ती संप्रदाय के संत बख्तियार काकी के स्मृति में चिश्ती संप्रदाय के संत चिश्ती संप्रदाय के संत बख्तियार काकी के स्मृति में चिश्ती संप्रदाय के संत बख्तियार काकी के स्मृति में चिश्ती संप्रदाय के संत बख्तियार काकी के स्मृति में चिश्ती संप्रदाय के संत बख्तियार काकी के स्मृति में बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार बनवाया गया है। कुतुब मीनार बनवाया गया है। फुल स्टॉप। इस मीनार की नींव इस मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। इस मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। वह इसे 4 मंजिला बनाना चाहता था। वह इसे 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन वह इसे 4 मंजिला बनाना चाहता था लेकिन एक मंजिल बनते बनते ही लेकिन एक मंजिल बनते बनते ही लेकिन एक मंजिल बनते बनते ही ऐबक का निधन हो गया। ऐबक का निधन हो गया। उसी में कंटिन्यू। ऐबक का निधन 1210 ईस्वी में ऐबक का निधन 1210 ईस्वी में ऐबक का निधन 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय 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 घोड़ा से गिरकर हो गई। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई। तत्पश्चात कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा तत्पश्चात कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा
इल्तुतमिश ने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, फुल स्टॉप। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल जोड़ा, इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल जोड़ा, इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल जोड़ा। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। फिरोज शाह तुगलक के समय, उसी में कंटिन्यू। फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण, बिजली गिरने के कारण, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार का चौथा मंजिल, कुतुब मीनार का चौथा मंजिल नष्ट हो गया। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार का चौथा मंजिल नष्ट हो गया, कुतुब मीनार का चौथा मंजिल नष्ट हो गया, कुतुब मीनार का चौथा मंजिल नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। नष्ट हो गया, जिसका मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, 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 तथा 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 कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल भी फिरोज शाह तुगलक ने ही जोड़ा, तथा कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल भी फिरोज शाह तुगलक ने ही जोड़ा, तथा कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल भी फिरोज शाह तुगलक ने ही जोड़ा, तथा कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल भी फिरोज शाह तुगलक ने ही जोड़ा, तथा कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल भी फिरोज शाह तुगलक ने ही जोड़ा। फुल स्टॉप। कुरान की आयतें कुतुब मीनार पर उद्धृत है, 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 कुरान की आयतें कुतुब मीनार पर उद्धृत है। कुरान की आयतें कुतुब मीनार पर उद्धृत है, मतलब लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब जो है एबक का निधन करिए दिए आप। अब एगो दूगो पॉइंट नोट देकर लिखिए। तो जैसे चोगान या पोलो का प्रचलन तुर्कों ने किया, तुर्कों ने किया, महमूद गज सॉरी क्या कहते हैं अरे एबक तुर्क मुसलमान ही ना था। ठीक है, नीचे से लिखिएगा नोट देकर के पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, दो पॉइंट लिखाएंगे। ठीक है, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में, चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया। चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया, चौगान या पोलो का प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया। नेक्स्ट पॉइंट,
मिन्हाज उस सिराज नामक इतिहासकार ने, मिन्हाज उस सिराज नामक इतिहासकार ने, मिन्हाज उस सिराज नामक इतिहासकार ने, मिन्हाज उस सिराज नामक इतिहासकार ने ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि प्रदान किया। मिन्हाज उस सिराज नामक इतिहासकार ने ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि प्रदान किया। मिन्हाज उस सिराज नामक इतिहासकार ने ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि प्रदान किया। 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 फुल स्टॉप। चलिए अब नीचे से हेडिंग मारिए आराम शाह। आराम शाह, और आराम शाह ऐबक का पुत्र था या नहीं था, इसको लेकर विद्वान के बीच विवाद है। कुछ विद्वान कहता है था और कुछ विद्वान कहता है नहीं था। समझ गए? आराम शाह, आराम शाह 1210 से 1211। आराम शाह लिखिए, आराम शाह डैश देकर 1210 से 1211 डैश देकर, डैश देकर, डैश देकर लिखिए, डैश देकर लिखिए। आराम शाह 1210 से 1211 आराम शाह डैश देकर लिखिएगा। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना जो ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना जो 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 ऐबक का पुत्र था या नहीं था, जो ऐबक का पुत्र था या नहीं था, जो ऐबक का पुत्र था या नहीं था, इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। विवाद है। फुल स्टॉप। इन्होंने लगभग 8 महीने तक शासन किया। इन्होंने लगभग 8 महीने तक शासन किया। आठ महीने तक शासन किया। ये अयोग्य शासक साबित हुआ। ये अयोग्य शासक साबित हुआ। ये अयोग्य शासक साबित हुआ। इनकी अयोग्यता का फायदा उठाते हुए इनकी अयोग्यता का फायदा उठाते हुए इनकी अयोग्यता का फायदा उठाते हुए इल्तुतमिश ने दिल्ली के जड नामक स्थान पर 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 आराम शाह की हत्या कर दी। आराम शाह की हत्या कर दी। आराम शाह की हत्या कर दी
और अपने आप को अपने आप को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित किया। दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित किया। चलिए आगे हेडिंग मारिए इल्तुतमिश। यहां तक बता दिए थे वही लिखा रहे थे, ठीक है। अब आगे हेडिंग मारिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, अब समझिएगा, हेडिंग मार लिए, आइए समझिए। अब इल्तुतमिश है, आइए बोर्ड पे आइए। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। जो इल्तुतमिश था यह इलबरी तुर्क था। तुर्कों में भी जैसे ब्राह्मण में ही देख लीजिए, ब्राह्मणों में कश्यप होता है, फिर जो है आपको कौंडिल्य होता है और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। तो तुर्क मुसलमानों में भी कई प्रकार के तुर्क मुसलमान हुआ करते थे। उसमें जो है एक इलबरी तुर्क हुआ करता था। तो जो इल्तुतमिश था ये इलबरी तुर्क था, और जो इल्तुतमिश था ये ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिस कारण इन्हें गुलामों का गुलाम कहा गया। गुलामों का गुलाम कहा गया, गुलामों का गुलाम। यह प्रश्न पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। और देखिए इन्हें गुलामों का गुलाम कहते हुए दिल्ली सल्तनत की आम जनता ने सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। कहा न, आप तो गुलामों का गुलाम है, हम आपको अपना सुल्तान नहीं मानेंगे। दिल्ली के अमीरों ने, दिल्ली के आम जनता ने इन्हें अपना सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और इनके खिलाफ विरोध का स्वर, इनके खिलाफ विरोध का स्वर काफी ज्यादा सल्तनत के भीतर उठने लगा। तो इनके खिलाफ जो विरोध का स्वर उठ रहा था, उस विरोध के स्वर को दबाने के लिए इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वसनीय गुलाम सरदारों का एक संगठन स्थापित किया, जिसे चालीसा दल या तुर्कान चिहलगानी कहा गया। और उस चालीसा दल या तुर्कान चिहलगानी के मदद से ही इल्तुतमिश ने अपने खिलाफ होने वाले विद्रोह और अपने खिलाफ उठने वाले विरोध के स्वर दोनों को दबा दिया। और फिर इन्होंने जब अपने खिलाफ होने वाले विद्रोह और विरोध के स्वर को दबा दिया, तब फिर इन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना शुरू किया। और जब इल्तुतमिश स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना शुरू किए,
तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर के बजाय दिल्ली को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर के बजाय दिल्ली को बनाया। इससे पहले आराम शाह और ऐबक, वो दोनों के समय राजधानी लाहौर ही हुआ करती थी। वो दोनों के समय राजधानी कहां हुआ करती थी? लाहौर। कहां हुआ करती थी? लाहौर। लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। दिल्ली को बनाया और इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान हुए, जिसे बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान हुए, जिन्हें बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया। सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया और बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने इन्हें सुल्तान का प्रमाण पत्र 1229 ईस्वी में दिया। 1229 ईस्वी में दिया। देखिए, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। एक कारण यह है, और दूसरा कारण यह है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश हुआ, जिसे बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने सुल्तान होने का प्रमाण पत्र दिया। ये दो रीजन है जिस वजह से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बात समझ में आया? लिखिए, लिखिएगा। इल्तुतमिश 1211 से 1236, 1211 से 1236 लिखिएगा डैश देकर। आराम शाह का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बना। आराम शाह का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बना। आराम शाह का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बना। फुल स्टॉप। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं, बदायूं लिखना होगा हमको, लिख लिए ना। बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। फुल स्टॉप। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। गुलाम और दामाद था। और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिस कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, जिस कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहकर पुकारा जाता है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू।
गुलामों के गुलाम होने के कारण गुलामों के गुलाम होने के कारण दिल्ली की जनता ने इल्तुतमिश को दिल्ली की जनता ने इल्तुतमिश को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ विद्रोह करने लगा। इल्तुतमिश अपने समय हो रहे विद्रोह और विरोध के स्वर को दबाने हेतु अपने 40 4 पर 0 40 अपने 40 विश्वसनीय गुलाम सरदारों 40 विश्वसनीय गुलाम सरदारों को संगठित कर चालीसा दल या तुर्कान ए चिहलगानी नामक संगठन की स्थापना किया। इस संगठन ने इल्तुतमिश के समय हो रहे विद्रोह को दबा दिया। हो रहे विद्रोह को दबा दिया।
फुल स्टॉप, दबा दिया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इल्तुतमिश ने, सॉरी एक मिनट, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर, अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर, अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया, दिल्ली को बनाया। साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने, साथ ही साथ बगदाद के खलीफा, बगदाद बगदाद, बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने 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 मुस्तानसिर बिल्लाह ने 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी में सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया। सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया। सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया। चलिए, अब जितना अभी बताए हैं, जितना लिखाए हैं, उसको पढ़िए 1 मिनट में, पढ़िए जल्दी। है पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, बतिया कह रही है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। सरमोने होता है, बोले हैं पढ़ने हैं, बतिया रही है।
सबसे सबसे पूरा भरा हो और सबसे यह सबसे आधा भरा हो। है पढ़ लिए। ये जो है ना वर्षा, वर्षा जो है ना नेटवर्क सबको गड़बड़ कर देता है, सब चीज खत्म कर देता है। ठीक है पढ़े जी। पढ़िए जल्दी 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 पढ़िए। पढ़ लिए जी। दीजिए कॉपी हीरो। पढ़े थे हैं? बताइए क्या ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण किया? नहीं ना। जब ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया तो कौन उपाधि से संतुष्ट रखा? मलिक और क्या ऐबक ने सिक्का जारी किया? अपने नाम का खुतबा पढ़वाया? नहीं पढ़वा। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया? ऐबक के दरबार में कौन विद्वान रहता था? ऐबक के दरबार में कौन विद्वान आए? ऐबक को सर्वप्रथम गुलाम किसने बनाया था? ऐबक को सर्वप्रथम गुलाम किसने बनाया था? किसने बनाया था? भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता आए? भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का जनक। दिल्ली में जैन मंदिर के स्थान पर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया आए? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहां है? किसने बनवाया? कौन स्थान पर? कौन स्थान पर? राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाया आए? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? कौन बनवाया? कौन बनवाया है? कहां है ये? कहां है? कुतुब मीनार कहां है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कौन मीनार से प्रभावित होकर जो है कुतुब मीनार बनवाया गया? कौन मीनार से? कौन मीनार से? कौन पत्थर का प्रयोग हुआ इसको बना? कौन पत्थर? यह किसके स्मृति में बनाया गया है? बख्तियार काकी। बख्तियार कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया? किसकी स्मृति में बनाया? इसका नींव किसने रखा? नींव किसने रखा? इसके निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया? पूरा किसने करवाया? 5वीं मंजिल किसने जोड़ा? फिरोज शाह चौगान का प्रचलन किसने किया? किसने किया? किस इतिहासकार ने ऐबक को हातिम द्वितीय का उपाधि दिया? मिन्हाजुस ऐबक का उत्तराधिकारी। ऐबक का उत्तराधिकारी। इसके बाद बताइएगा ऐबक का निधन कब हुआ? 1200। कहां हुआ? लाहौर। कहां हुआ? लाहौर में। कहां हुआ? कौन खेल खेलते सन? चौगान। कौन खेल खेलते सन? कौन जानवर से गिरकर? किससे जान? और आराम शाह की हत्या किसने कर दिया?
और आराम शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता? और तुर्क वंश में कौन तुर्क था? कौन तुर्क था? सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर के बजाय दिल्ली को बना? आए? बगदाद के खलीफा मुस्तान सिरबिल्ला ने दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान का प्रमाण पत्र? आए? किसे? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया? तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया? किसने किया? याद हुआ? क्लियर है? आइए आज मौर्य वंश के क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, ठीक है? आइए प्राचीन का क्वेश्चन पलट लीजिए, हो जाएगा ना? है ज्यादा? अरे आराम से होगा। 180 तक हो गया था ना? 180 हो गया था ना? 181 से ना? चलिए आइए 181 से। रज्जुक थे, देखिए रज्जुक मौर्य शासन में एक अधिकारी था जो कर की वसूली करता था, राजस्व की वसूली करता था तथा न्याय भी देता था, दोनों प्रकार का काम करता था रज्जुक। रज्जुक रज्जुक मौर्य प्रशासन में एक अधिकारी था। कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक। अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। युक्त मौर्य प्रशासन का भाग था। जिला के भीतर राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी को युक्त कहा जाता था। जिला के भीतर राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी को युक्त कहा जाता था। प्रादेशिक मंडल, मंडल का प्रधान अधिकारी, मंडल का प्रधान अधिकारी, मंडल का प्रधान अधिकारी प्रादेशिक कहलाता था। और रज्जुक अभी तुरंत बताए हैं, राजस्व की वसूली करने वाला और न्याय देने वाला रज्जुक कहलाता था। अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, इसका संबंध मौर्य प्रशासन से नहीं था। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है सांची के स्तूप। किसे माना जाता है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, यह बनाया है अशोक ने। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और यह बनाया किसने है? अशोक ने। अशोक ने, महान मौर्य सम्राट अशोक ने, महान मौर्य सम्राट अशोक ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकनाम। सांची का प्राचीन नाम काकनाम था। काकनाम। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्थान और स्मारक या भग या अवशेष। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सेहत मेहत स्तूप है। आंसर हो जाएगा सी। समझ गए? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर लिखा जो सबसे पुराना शिलालेख था, यानी जो लेख था, वह प्राकृत भाषा में था। कौन भाषा में? प्राकृत। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, श्रीलंका के अनुराधापुर। श्रीलंका के अनुराधापुर यानी प्राक अशोक, यानी अशोक से पहले। अशोक से पहले के ब्राह्मी लिपि का पता कहां से चला है? तो अशोक के पहले के ब्राह्मी लिपि का पता चला है श्रीलंका के अनुराधापुर से। श्रीलंका के अनुराधापुर से। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यह स्थापत्य संरचना के भाग है, यह गलत है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? सातवाहन।
सातवाहन का उल्लेख नहीं है। अशोक का समकालीन तुर में यह होगा 100 कर दिया, तुर में होगा। अशोक का समकालीन तुर में कहां का राजा था? मिस्र का। कहां का राजा था? मिस्र। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? मौर्यों के संबंध थे, मौर्यों के। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। यानी उपर्युक्त में एक से अधिक 193। 193 का अगर आपके पास आंसर होगा तो आंसर में सी दिया हुआ है, जो कि सही है, लेकिन सही होते हुए भी गलत है। समझ गए? सही होते हुए भी गलत है। 193 का आंसर होगा ई। सही कर लीजिएगा आंसर में। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। स्तंभ अभिलेख 5, स्तंभ अभिलेख 5। अब बृहद शिलालेख 2, बृहद शिलालेख के संदर्भ में 2 ध्यान दीजिएगा। बृहद शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुफा लेख है, सब है ना जी। बृहद शिलालेख के संदर्भ में अगर ऑप्शन रहता तो बृहद शिलालेख संख्या 2। क्या बृहद शिलालेख के संदर्भ में ऑप्शन है? नहीं है, और 2 कहीं भी नहीं है। तो स्तंभ लेख के अंतर्गत जो है पशु बलि पर रोक लगाया गया है, स्तंभ अभिलेख 5। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। नहीं दिया सही है, नहीं दिया सही है। धार्मिक आधार पर भू अनुदान यानी भूमि अनुदान देने की परंपरा की शुरुआत मौर्य शासकों ने नहीं किया था, बल्कि सातवाहन शासकों ने किया था। सातवाहन शासकों ने किया था। तो मौर्यों ने धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान ब्राह्मणों को या अन्य किसी को भी नहीं दिया। मतलब क्या है? सही है, ये सही है, नहीं दिया। मौर्यों ने धार्मिक आधार पर किसी को भी भूमि अनुदान नहीं दिया, भूमि अनुदान नहीं दिया। मतलब ये सही है, वही कह रहा है नहीं दिया, मतलब सही है या नहीं है? है। सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया था। किसने किया था? सातवाहन शासकों ने। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। अरे भू अनुदान मौर्यों ने दिया ही नहीं तो कृषक विद्रोह खाक करेगा। तो विद्रोह उद्रोह नहीं किया था, ये गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, यानी गुलामी प्रथा या दास प्रथा नहीं थी? इसका उल्लेख है मेगास्थनीज के इंडिका में। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? देखिए, नगर पालिका मौर्य काल से लेकर आज तक एगो काम निश्चित तौर पर करता हुआ आ रहा है। क्या करता हुआ आ रहा है? तो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करता हुआ आ रहा है नगर पालिका। इसकी शुरुआत मौर्य काल में हुई थी और मौर्य काल से लेकर आज तक अभी तक ये नगर पालिका के अंतर्गत कामों में शामिल है। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया संस्कृति, कला और साहित्य का। हाँ। सोने के सिक्के ना। प्रांतीय विभाजन, हाँ। आप याद कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांत की संख्या 4, अशोक के समय 5। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, कलिंग, फिर अवंती। समझ गए? प्रांतीय विभाजन किया। हिंदू कुश तक साम्राज्य का विस्तार। हिंदू कुश पाकिस्तान में है और मौर्य शासकों का शासन ईरान तक था, तो हिंदू कुश तक तो था ही। सही है ये, ए, सी और डी। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व इकट्ठा करता था कौन? समाहर्ता। कौन करता था? समाहर्ता। याद कीजिए, याद करवाए थे, नहीं करवाए थे? अब खा पी करके बैठ जाइएगा तो हम क्या कर सकते हैं? समझ गए? जितना पढ़ाए हैं बार बार रिवीजन करते रहिए। प्रत्येक रविवार को छुट्टी होता है ना जी। और आगे देखिए 15 अगस्त है, 15 अगस्त में छुट्टी होगा। रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में छुट्टी होगा। तो छुट्टी के दिन बैठ करके रिवीजन कीजिए।
समझ गए? रिवीजन थोड़े कीजिएगा, जाके जिलेबी खाइएगा, राखी बंधवाइएगा, वो सबसे कुछ होना जानी है। समझ गए? पढ़ने से रिजल्ट होना जानी है। ठीक है, तो इसलिए पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन मौर्युगीन अधिकारी तौलमाप का प्रभावित था या माप तोल का प्रभारी था? पोतवाध्यक्ष। कौन? पोतवाध्यक्ष। पंकोद कस निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जो कर लिया जाता था उसी को पंकोद कस निरोधे कहा जाता था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तलार, तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी को तलार कहा जाता था। पटकोल ग्रामीण कर वसूलने वाले अधिकारी को पटकोल कहा जाता था। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे के अधिकारी को कहा जाता था। बलाधीप चुंगी का यानी कर का सुरक्षा जो करता था उसी को कहा जाता था। आंसर 3, 4, 2, 1। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? दरबीरों ने। चोल के लिए ही दरबीर शब्द आया है, दरबीरों ने। हो सकता है आपके आंसर में इसका आंसर बी हो, सॉरी डी हो। डी को काट करके आप बी कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर बी होगा। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में। हो सकता है आपके आंसर में बी हो इसका उत्तर, इसको काट करके डी कर लीजिएगा। ओवरलैप हो गया था, बी के जगह डी, डी के जगह बी हो गया, तो दोनों का आंसर गलत हो गया। ठीक है, आंसर डी होगा। किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रिय। व्रात्य क्षत्रिय। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। इनमें से सबसे पहले मेगास्थनीज आया यानी 3, उसके बाद फाहियान 1, उसके बाद वेनसोंग 4 और इत्सिंग 2। 3, 1, 4, 2 है ना? 1 मिनट, ना। पहले मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। 3, 1। उसके बाद इत्सिंग आया 515 से 520, नहीं 515 से 520 में आया, सॉरी 515 से 520 में आया सुंग युंग। ना। हाँ सही है। 3, 1, 4, 2 सही है। नहीं, हमको लगा सुंग युंग है। ठीक है, सही है। बी होगा, एकदम बी होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, बी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेंड्रोकोटस की उपाधि धारण किया, बिंदुसार ने अमित्रघात, अशोक ने प्रियदर्शी, चाणक्य ने विष्णुगुप्त। क्या होगा? 2, 3, 1, 4 सी। मौर्य काल में प्रणयम था आपातकालीन कर। क्या था? आपातकालीन कर। यह एक प्रकार का आपातकालीन कर था। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों दिया था। आंसर ई होगा, बी और सी दोनों। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? जूनागढ़ अभिलेख में, महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन एक सही नहीं है, मतलब कौन एक गलत है? गलत है। बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफा है। हाँ सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। हाँ सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है। हाँ सही है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का है। नहीं, देखिए अशोक 3री शताब्दी ईसवी पूर्व का है
और अशोक ही बनवाया है। तो ये गुफा जो है 3री सदी ईस्वी पूर्व का है, 3री सदी ईस्वी पूर्व का है, 3री सदी ईस्वी पूर्व का है। समझ गए? तो यही गलत है, आंसर डी होगा। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुए? परखम, उत्तर प्रदेश में है ये जगह, परखम, उत्तर प्रदेश के परखम। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोथल, एंशिएंट डॉकयार्ड यानी प्राचीन बंदरगाह, हां सही है। सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, मतलब महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, हां यह भी सही है। राजगिरी, लायन कैपिटल ऑफ अशोक, नहीं, लायन कैपिटल ऑफ अशोक पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, गलत है ये। नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, हां नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, सही है ये। क्या होगा? 1 2 और हो गया ना, मोड़ी खत्म हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, मोड़ी खत्म कर दिए हैं। अगले क्लास में मोड़ी का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। अगले क्लास में क्वेश्चन करवाने के स्थान पर मोड़ियों का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। अगले क्लास में क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेके आना है आपको, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, मोड़ियों का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे पूरा 216 क्वेश्चन। समझ गए? आप बहाना बनाइएगा कि हम नहीं पढ़े हैं, हम ई नहीं किए हैं, हम वो नहीं किए हैं, कोई बहाना नहीं सुनेंगे हम, कोई बहाना आपका नहीं सुनेंगे। पूछेंगे मतलब पूछेंगे। आप नया है पुराना, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूछ करके कूटेंगे। धन्यवाद। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।